चलो स्वागत है ब्रह्मास्त्र सीरीज में। हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे, पिछले क्लास में कुछ बातें हुई थी, उसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 है। मैंने लगभग आधा जो है सिलेबस कल कवर किया था। हम लोगों ने बात किया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, उसमें बहुत सारे मॉडल्स थे। फिर हमने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा और ड्यूलिटी के बारे में पढ़ा कि भैया लाइट जो है कभी वेव नेचर शो कर रहा था, कभी पार्टिकल नेचर शो कर रहा था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने फिर कहा कि भैया अगर लाइट वेव नेचर शो कर रहा है और साथ में पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोय, उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही हाई स्पीड में मूव करता है और टाइनी मास है, जस्ट लाइक फोटोन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन ये वेव नेचर शो कर रहा था। मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जो एक्सआरडी एक्सपेरिमेंट होता है उसका भी डायग्राम तुम लोगों को दिखाया था और कहा था कि द पेपर विच चेंज द फेट ऑफ साइंस। वेल, तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव के लिए हमें चाहिए इक्वेशन, और एक सिंपल सा इक्वेशन अगर वेव के लिए तुमसे पूछा जाए तो तुम लोग सब बहुत स्मार्ट हो, साइनोसॉइडल वेव फंक्शन के बारे में जानते हो, y इक्वल टू साइन xt। ठीक है, तो लेट्स से कि हम लोग उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं कि इन रीजन्स में वेव डिफाइंड है, इन रीजन्स में वेव डिफाइंड नहीं है, और कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं जिसको लगाकर सोल्व करते हो तो तुम्हें कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है। उसको बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो भैया 4 क्वांटम नंबर्स थे, उस ट्रीटमेंट को भी हम लोगों ने देखा था कि 1s कहाँ से आता है, 2s 2p 3s 3p 3d, 4s 4p 4d कहाँ से आता है, उसका एनर्जी ऑर्डर कैसे होता है, और जो एनर्जी बढ़ते क्रम में हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन को डालते हैं उसको बोलते हैं आउफबाउ प्रिंसिपल, जो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। कुछ मॉलिक्यूल का शेप आया था ClF3 NCl3, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसी की शुरुआत है। सेकेंड पार्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो है यहाँ से स्टार्ट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेल, इसमें तुमसे कभी थ्योरी नहीं पूछेगा, रादर क्या पूछेगा तुमसे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता दो। तो भैया मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से, अगर तुम्हें उसका निकालना है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहे, लेट्स से आई डोंट नो, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास SF6, ठीक है ना, दूसरा मॉलिक्यूल मैं लेता हूं CH4, तीसरा मॉलिक्यूल मैं लेता हूं PCl5, एक और मॉलिक्यूल ले ले BF3। लेट्स डू इट। अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो और तुमसे पूछ ले शेप, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बेटा, जो सबसे पहला स्टेप होता है वह होता है कि हम लोग सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करें। सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करो, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करो। तो सेंट्रल एटम वो एटम होगा जो कम संख्या में होगा। जैसे BF3 में प्राइमा फेसिया देख के ही पता चला है कि बोरोन जो सेंटर में होगा, SF6 में S जो है सेंटर में होगा, मैं एरो से दिखा रहा हूँ, CH4 में C सेंटर से होगा, सेंटर से होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है वह है कि भैया सेंट्रल एटम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। जैसे तुम्हें मालूम है बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, और प्लस कितने बॉन्डेड एटम्स हैं इसके साथ, बॉन्डेड एटम्स, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, लेट्स डू इट। फॉर एग्जांपल BF3, बोरोन का कितना होता है, हमें मालूम है बोरोन का 3 होता है, और 3 इसके पास बॉन्डेड एटम है, तो 3 + 3 6, एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 3। बस लिखते जाओ ये नंबर, इसका क्या मतलब होता है बाद में आएगा। SF6 के केस में 6 6 12 12 डिवाइडेड बाई 2 6, CH4 के केस में
कार्बन का 4 होता है, ये 4 है, 4 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। फास्फोरस के केस में 5, ठीक है, प्लस 5 10, ये 5। तो भैया ये इतने सारे तुम्हारे जो है ना, ये नंबर जो क्या बता रहे हैं कि नेसेसरली सेंट्रल एटम के अराउंड में ये जो बॉन्डेड एटम है कैसे ओरिएंट करेगा। तो कुछ नियम है, जैसे 3 होगा तो सेंट्रल एटम को यहां लगा दो, लेट्स कॉल इट सेंट्रल, और बाकी को ऐसे लगा दो। ओके, पूछोगे सर ये ओरिएंटेशन क्यों हुआ 120 डिग्री? तो देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बेटा ये कहता है कि बॉन्डेड एटम्स अपने आप को स्पेस में ऐसे ओरिएंट करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है सारा सिस्टम क्या करना चाहता है, अपना रिपल्सन फैक्टर को मिनिमाइज करना चाहता है, जिसके चलते अगर रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी उसकी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल होगा, या अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, ओके, रिपल्सन को कम करना चाहता है। तो स्पेस में ओरिएंटेशन उसका इस तरीके से होगा कि ये 120 डिग्री पर एक प्लेन में ओरिएंटेड हो। अगर 4 होगा तो तुम्हें मालूम है सेंट्रल टेट्रागोनल, जो मीथेन का क्लासिक शेप है। 5 होगा तो तुम्हें मालूम है सेंट्रल एटम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसको बोलते हैं। 6 होगा तो तुम्हें मालूम है 6 होगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको, ये सेंट्रल एटम, या फिर ये बोल सकते हो टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, समझे। तो ये सारे शेप है इसका। BF3 का क्या शेप हो जाएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। SF6 का क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल या टेट्रागोनल बाई पिरामिडल। CH4 का क्या होगा, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल। PCl5 का क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम लोग इसको और देखते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बार बार आया हुआ है, लगभग 2 बार आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, NH3, PS3, H3, SbH3 पजेज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, गिव रीजन। चलो तो इसको अपन करते हैं, ये बार बार पूछा हुआ है, क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा एंगल होगा। चलो देखो इसको बनाते हैं हम लोग। जब बात करते हैं आपके नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और आर्सेनिक की और एंटीमनी, मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ कि इनकी साइजेस जो है ना वो बढ़ रही है, ठीक है। साइज इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू साइज बढ़ने से घटता है। फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम्स because of decreasing electron pooling power and thus the bond pair repulsion gradually decreases, ठीक है। सो बॉन्ड पेयर रिपल्सन का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा NH3 में होगा, उससे कम PS3 में, उससे कम AS3 में, जिसके चलते द NH3 इज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। इसको ऐसे समझो, अब क्या है कि ये H है, पिरामिडल शेप है, ओके, और मैं इलेक्ट्रॉन को ब्लू डॉट से दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है, तो ये बॉन्ड पेयर क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, जिसके चलते ये एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा करेगा, जिसके चलते ये एंगल जो है ना वो बढ़ जाएगा। अब देखो फास्फोरस के केस में और आर्सेनिक के केस में मैं फिर से बना रहा हूँ, लेट्स डू इट।
सिमिलरली हाइड्रोजन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड के, उनका शिफ्टिंग हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा होगा रदर देन आर्सेनिक की तरफ, तो जिसके चलते ये बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन है ना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, कम होगा, ज़्यादा डिस्टेंस है तो रिपल्सन कम होगा, जिसके चलते ये थोड़े से कंप्रेस्ड हो जाएंगे। ओके, थोड़े से कंप्रेस्ड ऐसे झुक जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, जिसके चलते तुम्हारा जो बॉन्ड एंगल है सबसे ज़्यादा NH3 में होगा, उसके बाद PH3 में, उसके बाद S3 में, उसके बाद SbH3 में। इस रीजन को, इस लॉजिक को याद कर लेना। ओके, इतना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। ये लिखोगे कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे स्मॉलर साइज है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड के बीच, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के चलते ही बॉन्ड बनता है, वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, इसके चलते बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस कम होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिसके चलते वो फैल जाएगा, ठीक है। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वाइड गैप हो जाएगा, जिसके चलते NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, उसके बाद PH3, उसके बाद SH3, उसके बाद SbH3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आ रहा है, इसलिए मैं आपको वर्ड ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसे रट ही जाओ। दूसरा आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। इसकी थ्योरी क्या है? तो बेसिकली ये बात करता है ना कि वैलेंस बॉन्ड्स जो होंगे आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। ओके, ये बहुत ही एलिगेंट है, जैसे कि तुमने फॉर एग्जांपल सबने किया होगा एक टाइम पे कभी ना कभी, CH4 का केस या फिर किसी भी बॉन्ड का केस। फॉर एग्जांपल लेट्स डू इट फॉर CH4 इटसेल्फ। ओके, मुझे मालूम है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, (2p2). ओके, जब एक्टिवेटेड स्टेट में कार्बन होता है तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s वाला, एक इलेक्ट्रॉन इस पर जंप कर जाएगा तो 2p3 बन जाएगा। ओके, तो बेसिकली तुम इसको ऐसे बना सकते हो, S P देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, फिर तुम बाहर से लाए हाइड्रोजन के पास भैया है 1s1, अर्थात एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, इसका इसके साथ ओवरलैप, इसका इसके साथ ओवरलैप, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इस तरह से 4 बॉन्ड बनते हैं। तुम्हें मालूम है कि ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली, फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा और बॉन्ड बनेगा, ठीक। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का केस, डाइऑक्सीजन का केस O2, सिमिलरली वही ट्रीटमेंट करते हैं, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए भी वैसे ही बनाओगे, 1s2 2s2 2p4। पहला P का सब सेल, जो P सब सेल का जो ऑर्बिटल है भरा हुआ है, इंटीग्रेशन या ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो रहा है, और इस तरीके से O डबल बॉन्ड O बनता है। तो भैया O डबल बॉन्ड O बना तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो ऑक्सीजन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये पोलराइज हो जाता है, मैग्नेटिज्म शो करता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दिस वाज द फेलियर ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं कर पा रहा था, वो नहीं बता पा रहा था
कि ऑक्सीजन क्यों मैग्नेटिक होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो भाई साहब ये प्रेडिक्ट होता है कि ये इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसे डायामैग्नेटिक होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। बट देन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट शोज मैग्नेटिज्म, दैट्स वाई इट रूल्स दैट देयर मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर होने चाहिए सिस्टम में, जो हमें इस मॉडल से सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आता है भैया मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MO2। MOT बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी हो सकता आएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द फेलियर ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ऑक्सीजन का मैग्नेटिक बिहेवियर जरूर तुम बताना, ये डायग्राम बना के जो मैंने पीछे बताया था। MOT के बारे में अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो यहाँ पे तो थ्योरी लिखी हुई है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, पहले अगर मान के चलो कि कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, फॉर एग्जांपल N2 और O2, तो नाइट्रोजन के एटम हैं, अपने सेपरेट ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल बना लिए डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन। होता क्या होगा नेसेसरली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलता है कि पहले जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो है सेपरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। ठीक है, तो जैसे दो तरीके के बॉन्ड होते हैं भाई, तुम्हें मालूम होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब कि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन अगर जब डबल बॉन्ड आता है तो हम बोलते हैं कि वो पाई बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड भी पाई बॉन्ड का एग्जांपल होता है। ओके, तो ये जो डिफरेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं उसको तुम पिक्चर कर सकते हो एज डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा ऑर्बिटल के चलते बन रहा है, पाई बॉन्ड पाई ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के चलते बन रहा है। थ्योरी में इतना ही जानो। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने एस एस ऑर्बिटल लिया, उनको आपस में ओवरलैप कराया, ठीक है, इनके जोन्स आपस में मिलते हैं। नंबर का कंजर्वेशन हमेशा होता है, नंबर का कंजर्वेशन हमेशा होता है। दो तीन महा कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, जैसे कि द नंबर टोटल नंबर इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ग्रांड कंजर्वेशन रूल्स। कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, दो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे दो। ठीक है, इसके ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है, इनके लोब्स किस तरीके से आपस में मिलते हैं, उसके आधार पर दो तरीके से हो सकता है। एक होगा बनेगा बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग से। तुम्हारे पास जस्ट लाइक ये वेव ट्रीटमेंट की अगर तुम बात करें ना, तो लेट मी वॉक यू थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स। से यू हैव दिस वेव, लेट्स कॉल इट W1, wave 1, then we have this wave, let's call wave 2। आपस में ये मिलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव है तो दो तरीके से मिल सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका क्रेस्ट इसके साथ क्रेस्ट के साथ मिले, इसका ट्रो इसका ट्रो के साथ मिले, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट डज सो इट कैन पार्टिसिपेट इन से द वेव्स मीट कंस्ट्रक्टिवली। दो ऑप्शंस हैं, दो ही तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो तो एडिशन एक तरह से कह सकते हो, और ड्रॉ अ पैरेललिज्म सॉर्ट ऑफ, एक तरीके से अगर इसे देखा जाए तो यह मैं कहूँगा कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। इसका मतलब है कि इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट के साथ मिल रहा है। ठीक है, दूसरा बेटा दूसरा ऑप्शन होगा कि ये आपस में इस तरीके से मिले कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो, अर्थात इसका क्रेस्ट इसके ट्रो के साथ मिले तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल बनेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग,
नहीं जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन जब तक कि इसमें भर नहीं जाता है, और अगर एड हो तो बॉन्डिंग। ये याद रखिएगा। एंटी बॉन्डिंग को एस्टेरिस्क से शो करते हैं, एक स्टार, सुपरस्क्रिप्ट में एक स्टार होता है। सिमिलरली पी ऑर्बिटल्स का ट्रीटमेंट, सिग्मा पी एक्स, सिग्मा स्टार पी एक्स। अब ये पाई बॉन्डिंग है, लेटरल हेड ऑन नहीं है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है इस तरीके से। तो ये भी दो तरीके से हो सकता है। सी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है एक बनाना शेप बना रहा है एटम्स के ऊपर में। सो दिस इज पाई बॉन्डिंग, ओके, shown by this pi, and this is pi star, okay. So depending upon which atoms are participating now, different molecular orbitals will form और उसमें इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होगा। ये अच्छा एक्सरसाइज है। देखो अप टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक ये ऑर्डर फॉलो करता है। ध्यान से देखो, सिंपल बनाना, यहाँ पर नीचे में नहीं बनाया हुआ है लेकिन तुम्हें मालूम है, अंडरस्टूड है कि नीचे में क्या होगा। यहाँ पे तुम्हारे तसल्ली के लिए बना दिया मैंने सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, दिस इज 1s एंड दिस इज आल्सो 1s, ठीक है। Just go increasing, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, उसके बाद sigma 2pz, फिर pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz। देखो क्या हो रहा है इसमें, ऑर्डर ऐसा क्यों फॉलो करता है। 2s and 2p atomic orbitals in these elements are close in energy। 2px, 2s और 2p का एनर्जी जो होता है क्लोज होता है। तो ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द 2s and 2p ऑर्बिटल्स नोन एज sp मिक्सिंग, द सिग्मा 2pz ऑर्बिटल इज पुश्ड अप इन एनर्जी अबव द pi 2px एंड pi 2py। इसके ऊपर ये पुश कर जाता है। ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज्ड है। देखो ध्यान से, यहां पे नाइट्रोजन तक में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद याद से पाई 2py, पाई 2pz लगाएगा, और उसके बाद सिग्मा 2px, फिर सिग्मा स्टार 2px और पाई स्टार 2px 2py। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इनकी एनर्जी आपस में इतनी क्लोज है कि मिक्सिंग होने के समय में इसका एनर्जी को पुश कर देता है, ऊपर की तरफ कर देता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ जो है वो ध्यान रखने की है। और फिर ऑक्सीजन में ऑर्डर थोड़ा सा चेंजेस है। अब सिग्मा 2px नीचे आ जाता है क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स पाई 2py, पाई 2pz ऊपर हो जाता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट, कोई और उपाय है नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ इससे पहले नाइट्रोजन तक, तो लेट्स मेक अ स्लाइड। यहाँ पे मैं बनाता हूँ नाइट्रोजन तक कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा। यस, Li2 के लिए बना सकते हो, Be2 के लिए बना सकते हो, C2 के लिए बना सकते हो, B2 के लिए बना सकते हो, और नाइट्रोजन के लिए बना सकते हो, ठीक है। चलो भरते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे क्वेश्चन करना है क्योंकि ये छोटे ऑर्बिटल्स हैं, इसी के लिए सिग्मा 2pz जो है, या सिग्मा 2px, अगर तुम yz को
पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो तो एक्स को सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो सेफ रखो कि एक्स को ही सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रखो। तो यहाँ पर तुमको फिर करना क्या पड़ेगा, पाई 2py, और ये डी जनरेट होते हैं, इसका मतलब है दोनों की एनर्जी सेम होती है, पाई 2pz, ठीक है। और उसके बाद आता है सिग्मा 2px, ध्यान से देखो, लेट्स सी सिग्मा 2px, और उसके बाद उसके जस्ट बाद सिग्मा स्टार 2px, और फिर आएगा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। चलो हम लोग करते हैं अब इस पे ट्रीटमेंट लिथियम का। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ओके, सो लेट्स फिल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, बाद 2 6। तो इसमें तुमसे क्या पूछता है, बेसिकली तुमसे इसमें पूछता है बॉन्ड ऑर्डर। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर का जो डेफिनेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एनडी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो काउंट करो भैया, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टार वाले में, 2। सो लिथियम फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड। ओके, लेट्स चेक इट फॉर नाइट्रोजन। लेट्स चेक इट फॉर नाइट्रोजन, फिर से लेते हैं। let's do it. Sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, ये करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, हाथ गंदा करना पड़ेगा। और तुम्हें लगता है कि बिना इसको बनाए हुए अगर तुम्हें याद होगा, देन बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में गलत करके आओगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कोशिश रहना है, क्योंकि ये छोटे ऑर्बिटल्स हैं, इसी के लिए भैया पाई की एनर्जी कम हो जाती है और पुश हो जाता है सिग्मा का एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई 2py, पाई 2pz। अब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2px। अब सिग्मा 2px के बाद तुरंत बाद इसी का एंटाई बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px, और उसके बाद पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। चलो अब नाइट्रोजन के केस की हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन 7 7 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, भरना शुरू करें। लेट्स डू इट। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 2 14। तुमसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, भैया बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 4, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। दैट्स वाई नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसी में तुमसे मैनिपुलेशन कर लेता है, पहले तो नाइट्रोजन बनवा लेगा, फिर तुमको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस N2। अब बोल देगा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है घबराना। N2 प्लस की अगर बात हो रही है तो बेटा 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
N2 माइनस की अगर बात करो तो 14 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, भर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। N2 2 माइनस की बात कर लो तो ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब बाकी आप लोग बहुत बहादुर और समझदार हो, कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैं फिर से वर्ड ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्स में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर को बस याद रखना है। चलो नेक्स्ट कम ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा। ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा में आप सिग्मा 2s के बाद सिग्मा 2px लगाओ, पाई 2py पाई 2pz साथ में, और उसके बाद फिर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2px। ये थोड़ा सा आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक, बिना याद किए ये सही नहीं होगा। देखो मैंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा स्टेबिलिटी भी बोल सकता है। तो भैया एक बात जान जाओ, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस, क्योंकि लेस डिस्टेंस मोर स्टेबिलिटी, ये फैक्टर होता है। इन प्रॉब्लम्स को करना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ हायर बॉन्ड लेंथ, O2 O2 प्लस O2 माइनस। अभी देखा ना, चलो फिर से लिखते हैं इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद भैया आ जाएगा सिग्मा 2px, उसके बाद पाई 2py पाई 2pz, और फिर इसके बाद इसी को फिर से लगा दोगे, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2px। पीछे देख लेते हैं एक बार कि क्या हम लोगों ने सही ऑर्डर लिखा है। हाँ जी हाँ, सही लिखा है, ये याद रखेंगे। पिछले बार का भी ऑर्डर कैसे याद रखना है, ट्रिक ये है कि जब तुम यहाँ पर ये याद रखो कि पाई 2pa वाई पाई 2pz आ रहा है पहले, और उसके बाद सिग्मा 2px, तो दोनों एंटी बॉन्डिंग को सटा के लिखोगे, ठीक है, अप टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के केस में जब पाई 2py पाई 2pz है तो दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को फिर से यहाँ पे सटा के हम लोगों ने लिखा है। ये ट्रिक अगर याद रखोगे तो गलती नहीं होगा। ये फैक्टर लिखवाया था, अब देखो इसके लिए। चलो भाई, ऑक्सीजन के केस की अगर बात कर ले हम लोग, तो ऑक्सीजन में होता है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो शुरू करें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और इसको भरेंगे एक एक पहले 16। अब समझ में आया कि क्यों होता है पैरामैग्नेटिक, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। गिव्स इट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो लिखो, बनाओ इसका बॉन्ड ऑर्डर, क्या हो जाएगा। बॉन्डिंग पहले कैलकुलेट करो, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 10 10 में से घटा दो, 2 2 4 5 और 1 6, 10 में से 6 घटा, डिवाइडेड बाई 2 4 बाई, तो इसका हो गया बॉन्ड लेंथ ऑर्डर 2। O2 प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से जाएगा, तो क्या हो जाएगा O2 प्लस के लिए 10 माइनस 5 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अब O2 माइनस के लिए देख लो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, इसमें जाएगा ना, तो एंटी बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा अब, तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5। तो बॉन्ड लेंथ मैंने दिखाया पिछले ही स्लाइड में कि बॉन्ड लेंथ के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ के। सो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, O2 प्लस का। तो इसका सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 माइनस का। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, सबसे डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम वैल्यू इसलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। सही आंसर होगा 2 माइनस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आते रहे हैं। देखो फिर से वही चीज, ड्रॉ द एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर O2 एंड बेस्ड ऑन द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इन O2। अब कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात आएगी तो एमओ डायग्राम बना लेना और अपने खोजी दिमाग को, आंखें जो तुम्हारी है ना, किसको ढूंढनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। योर आइज शुड लुक फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इंटू n+1 बोर मैग्नेटॉन उसको बोलते हैं, है ना। इसका मैग्नेटाइजेशन फैक्टर जो होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी इसको बोलते हैं, वो √n इंटू n+1 बोर मैग्नेटॉन होगा। ये अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन जान जाओ, कभी गलती से पूछ ले तो तुम्हारे पास रेडी रहना चाहिए मटेरियल। ओके ओके, अब हम लोग आ गए हैं चलते चलते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कक्षा 12वीं में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका वर्किंग डेफिनेशन ये होता है कि वैसे कंपाउंड जैसे कि जो एक मायोटी में होते हैं, एक ब्रैकेट में होते हैं, बिग ब्रैकेट में, और उसके बाद बाहर में कुछ एक मायोटी होता है और अंदर में मेटल होते हैं, इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे K4FeCN6 इस तरीके के जो बनते हैं, तो इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो भैया देखा क्या गया था कि कोबाल्ट के क्लोराइड्स अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कर रहे थे, कि ये देखा गया कि सम ऑफ द क्लोराइड्स आयन कुड बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl ऑन एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बट सम रिमेन्ड इन सॉल्यूशन। कुछ जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहे थे, बट बाकी जो थे क्लोरीन वो सॉल्यूशन में ही थे बचे हुए। तो भाई क्या किया कि 1 मोल कोबाल्ट का क्लोराइड 3 मोल देता है AgCl, ठीक है। फिर से देखा गया कि इस तरीके का जो था पर्पल कलर वाला वह 2 मोल दे रहा था, ग्रीन कलर वाला और वायलेट कलर वाला 1-1 मोल दे रहा था। तो थोड़ा सा ये मतलब एक बिजार कंडीशन अराइज होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही कंपाउंड है, उसी का सिल्वर के साथ हम लोग जब रिएक्ट करा रहे हैं तो फिर डिफरेंट रिएक्शंस क्यों दे रहा था। पता चला बाद में कि नहीं भाई, इसके पीछे एक घना रहस्य है। वो ये इसलिए क्योंकि ये अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे देखो येलो वाला इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, सबकी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो है ना डिफरेंट है। ये जितने सारे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, क्लोरीन रिमेन्स इन सॉल्यूशन, पूरा प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भैया इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में इनग्रेन्ड है, क्लोरीन यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड्स की पढ़ाई स्टार्ट हुई और इनको कहा गया कि दे वेयर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और इसके नोमेनक्लेचर के लिए ये बिग ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, बिग ब्रैकेट के अंदर जो हो रहा है, जो मेन मैटर है, विच दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
दिस आउटसाइड इज आयनाइजेशन स्फीयर। ओके, अंदर में जो ये नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब मेटल को इतने सारे लिगेंड्स हैं या फिर ग्रुप्स जो हैं उसको घेर के रखे हुए हैं और इनको लिगेंड्स बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल है और ये Cl जो है वो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन शो करता है। मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि Cl3 क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो ये 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब कोबाल्ट पे बेसिकली 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये बता रहा है। हम लोगों ने इसके बारे में देखा है, लेकिन इसमें तुमसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट नहीं पूछा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ये बताओ कि कैसे बनना है या फिर हाँ कि किस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरीके के सवाल नहीं है। लेकिन आएगा क्या, वो है कि इसमें आइसोमेरिज्म किस तरीके का शो करता है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आ जाए, इसे पढ़ लो बेटा, आसानी से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स सी इट। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कार्नालाइट, फॉर्मूला है KCl MgCl2 6H2O। ये सब को जब तुम पानी में डालते हो, एक्वस सॉल्यूशन जब इसका बनाते हो, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है ना कि ये जितने भी सेपरेट मेटल हैं और चाहे एनायंस है उसमें डिसॉल्व कर जाता है। मतलब ये बनाएगा K प्लस Cl माइनस प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, और ये सब हाइड्रेटेड होंगे, इस तरीके से टूट जाएंगे। लेकिन अगर वह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा तो वो ऐसा नहीं टूटेगा। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था K4 FeCN6। तो इसे अगर तुम डालते हो एक्वस सॉल्यूशन में तो यह रादर टूटता कैसे है, FeCN6 4 माइनस, I'm sorry 4 माइनस प्लस 4K प्लस, ऐसे टूटता है। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सो द बोथ डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, हाउएवर द डिफर इन फैक्ट दैट, अंतर क्या होता है, देखो दोनों एक से ज़्यादा स्टेबल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन अंतर क्या है कि जो डबल सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, जैसे पोटास एलम है, कार्नालाइट है, तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे सिंपल आयंस में, जितने भी वहाँ पर मेटल्स या एनायंस है उसमें वो टूट जाएगा। जैसे इसको अगर देखो तो ये K प्लस Al3 माइनस Al3 प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब तुम कॉम्प्लेक्स को डालोगे तो दे विल नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपलेस्ट वंस, लेकिन जो उसका आयनाइजेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसी में टूटता है ना। इट ब्रेक्स इनटू इट्स आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का मेटल और एनायन एक्वस सॉल्यूशन में लूज नहीं होता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। अंदर समझ में आ गया? ये क्वेश्चन वायबल क्वेश्चन है, बनता है। तो शेप्स बेटा कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सिंपल वही ट्रीटमेंट है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वाला। मेटल है तुम्हारा, मेटल सेंटर में होगा, उसके चारों ओर में लिगेंड्स होंगे, वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर 6 रहे तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है,
या फिर इसको बोलोगे स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल को मैं स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलूं तो किसी दिक्कत है? किसी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही सेफ है। ये तो टेट्राहेड्रल है, मीथेन का स्ट्रक्चर जानते हैं। स्क्वायर प्लेनर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वेरी गुड। स्क्वायर पिरामिडल, या फिर अगर एक हटा दोगे यहां से तो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं ये। ओके, इसमें तुमको पढ़ने के लिए है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म फेनोमेना है कि तुम्हें मालूम है इसके बारे में कि आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला। सेम केमिकल फार्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट जो है स्पेस में वो अलग होता है। जैसे ग्लूकोज ही ले लो, ग्लूकोज का ही एग्जांपल अगर तुम ले लो, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स शुगर होता है OH एंड COH CHO, तो उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है इसके आधार पे कि वो प्लेन पोलराइज राइट को अगर राइट साइड रोटेट करता है तो हम बोलते हैं उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तुम्हें मालूम है कि जब तुम ग्लूकोज की बात करते हो और मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो ग्लूकोन डी है, डी ग्लूकोज है, ग्लूकोन एल नहीं मिलता है तुम्हें, समझ रहे हो। उसी तरीके से अगर एक और दवा की बात कर लें हम लोग, सिट्रीजिन जो एंटी एलर्जन होता है उसका लीवो रोटेटरी फॉर्म मिलता है तो मार्केट में, लीवोसेट्राजिन। कभी डेक्स्ट्रोसेट्राजिन मत खाना गलती से, वो सॉल्ट कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला होता है, ठीक है। तो ये जो जैसे इसका प्रादुर्भाव जो आइसोमेरिज्म का तुम्हें मालूम है कहाँ से होता है। सबसे सिंपल है प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रोपेन बना लो, C3H8 H7OH, ये होता है। अब अगर मैं OH यहाँ लगा दूं, सिंपल, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, C7। दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है, ये हो गया प्रोपेनॉल। अगला ऑप्शन है कि ये ऐसे बने, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब कार्बन, जो बीच वाले कार्बन पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो कम्प्लीटली डिफरेंट सेम फार्मूला है C3H7OH, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये आइसोमेरिज्म जो है वो दो तरीके का होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो फर्क है अगर, तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है, तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों पड़ा है, मैंने लेक्चर में बताया था कि जैसे इसका नाम है स्टीरियो साउंड से ही आया है। ऑफ कोर्स स्टीरियो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल जब पहली बार आई होगी स्टीरियो साउंड, तो स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती थी कि यहाँ पे वायलिन है, यहाँ पे कैसियो है, यहाँ पे चेलो है, यहाँ पे हारमोनियम है, यहाँ पे ड्रम्स हैं, और उसके साउंड जैसे आ रहे थे रिकॉर्डिंग डिवाइस के पास, उसी अंदाज में जब तुम म्यूजिक बॉक्स को प्ले करते हो तो तुम्हें लगता है कि अच्छा हारमोनियम का साउंड यहाँ से आ रहा है, चेलो वहाँ से आ रहा है, ड्रम्स का बीट वहाँ से आ रहा है। तो ये 3 डायमेंशनल एक एब्जॉर्बिंग साउंड क्रिएट करता है, फीलिंग कि हाँ तुम एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हुए हो, डिफरेंट जगह से, डिफरेंट स्पेस से तुम्हारे साउंड्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टीरियो। सो सिमिलरली ये ग्रुप्स स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है, अगर उसमें डिफरेंस हो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और अगर मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर को लिखने में अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं बेटा, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, चार तरीके के होते हैं। सब तुम्हें पढ़ लो, क्योंकि आई डोंट नो अगर एग्जामिनर चेकर इसी पे फोकस कर दिया, इसी को पूछ लिया। लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, अब मैं इनको एक एक करके बताऊंगा। देखो स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में लिखा हुआ है क्या, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखा हुआ है कि इस केस में, मेटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, हम लोग का जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द में जो लिगेंड्स हैं, अगर दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है और अमोनिया है, इनका अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकता है कि एक तरीके के क्लोरीन क्लोरीन एक तरफ हो, अमोनिया अमोनिया एक तरफ हो, तो उसको सिस बोलते हैं। सिस मतलब सेम साइड। और अगर वो अपोजिट साइड में हो, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ अमोनिया, तो उसको ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो दो तरीके के बने, सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये पूछ सकता है। is a type of stereoisomerism in chemistry. It occurs when there are different spatial arrangement of atoms or groups around a rigid structure within a molecule, typically a double bond or a ring system. अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब तुम बात करते हो इस फॉर्मूला का CO NH3 उसके लिए दो तरीके का बनता है, सिस और ट्रांस। इन केसेस को देख लेना, बनते हैं ये, अगर एग्जाम में पूछे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा कि मैंने बताया था कि डेक्स्ट्रो और लीवो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, द सैंपल से जब तुम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो, तो अगर राइट साइड में रोटेट कर दिया तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया तो लीबो। दो एग्जांपल याद रखना इसका, COEN3 3+। EN एक डाई इथाइल एमीन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, EN स्टैंड्स फॉर डाई इथाइल एमीन। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर ये स्पेस में, अगर तुम देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मिरर लगा लोगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। एक राइट साइड रोटेट करेगा, एक लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो इस एग्जांपल को तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अगर तुमसे पूछा जाए। देन देयर इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि हाउ द डीजेनरेट इक्वल एनर्जी डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आयन आर स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स व्हेन लिगैंड्स अप्रोच एंड इंटरैक्ट विद द मेटल आयन। अब फर्ज करो कोबाल्ट इथाइलिन डाइएमीन वाला केस में कोबाल्ट के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है जब तक कि वो लिगैंड्स आते नहीं हैं। जब लिगैंड्स आते हैं तो उनके बीच में भी भेदभाव क्रिएट हो जाता है और स्प्लिटिंग हो जाता है। इसी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है। अब कैसे होता है ये स्प्लिटिंग, इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है? वह ये है कि CF3 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स को प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर करता है, कि मेटल जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लिगेंड जो है मेटल जो है, लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लिगेंड जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। वेल अगेन नेक्स्ट assumption is the ligands are considered point charges or dipoles that create an electric field, and this field influences the energies of the metal ions d orbitals leading to their splitting। उनका splitting इसी के चलते होता है। कैसे होता है? होते तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट का मतलब होता है ऑल इक्वल, लेकिन जब ये आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन डिफरेंट टाइप का रिपल्सन फैक्टर कॉज कर सकता है ड्यू टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिपल्सन बिटवीन द लिगैंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स, और इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब ऑक्टाहेड्रल 6 जैसे कि
CONH3 ऑल 6, इस तरीके का शेप बन रहा है। तो 5 फोल्ड डिजेनरेसी है। आया लिगेंड, स्प्लिटिंग कॉज किया, T2G, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। ये ट्रिपली डिजेनरेट है, ये डबली डिजेनरेट है, इसके बीच में स्प्लिटिंग हो जाता है। और जो सेंटर होता है उसको बेरी सेंटर बोलते हैं या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन बोलते हैं। और तुम्हारे पास T2G ऑर्बिटल में 3 है, नेसेसरली इस तरीके का 3 बॉक्स बना सकते हो और ऊपर में 2 बॉक्स बना सकते हो और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा बनता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सीन थोड़ा उल्टा हो जाता है, EG नीचे हो जाता है, T2G ऊपर हो जाता है। ये देख लेना, इससे आज तक ऐसा सवाल तो पूछा नहीं है बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि डिपेंडिंग अपॉन औकात क्या है उस लिगेंड की, कितना वो कॉज कर सकता है स्प्लिटिंग, इसके आधार पे ये एक तरीके का सीरीज बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं आपके पास। आउट ऑफ Cr2 Cr3 स्टेबल कौन होगा एक्वस सॉल्यूशन में? आंसर क्या है कि Cr2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Cr+3 का +3 है। प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब जब तुम पानी लाते हो तो क्रोमियम जो बनाता है वह D3 कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? बताओगे तो हम सुन नहीं सकते तुम्हारी बात। 24 होता है ना। तो बेसिकली अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो तो यहाँ तक ऑर्गन तक चीज़ें सही हैं। उसके बाद नेसेसरली क्या होता है कि ओके मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी से ये हो रही। इसे करना, इसे ना तुम करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और देखना कि क्रोमियम प्लस जो है क्रोमियम 3+ D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है और इसके चलते इसका हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनता है और हाफ फील्ड हमेशा पार्शियल फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई दिस विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। रीड इट। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने किया इसे। कलरलेस क्यों होता है? कलरलेस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलोगे बेटा? नो DD ट्रांजिशन। क्यों? जहां भी आएगा एक ब्रह्म वाक्य है, लिख लो, नोट कर लो, गांठ बांध लो, होगा ही होगा। अगर कलरलेस है इसका मतलब है कि कोई DD ट्रांजिशन नहीं हुआ है। अगर मैग्नेटिक नहीं है इसका मतलब है कि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना। की सेंटेंसेस में बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। मिला लेना। इसमें नहीं दिया हुआ है बट दीज आर D10 कॉन्फ़िगरेशन। ओके दिया हुआ है 4D10। सी 3D10 देख लेना। What type of magnetism is exhibited by manganese H2O all 6? अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, वही काम है हम लोग को इसका मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और देखना है कि इसके में स्प्लिटिंग जो हो रहा है और लिगेंड के आने के चलते जो पेयरिंग हो रहा है, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। लेट्स सी भैया, मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d5, आर्गन तक सही है 18, उसके बाद 3d5 4s2 है जी, 18 2 20 25, मैग्नीज 25 का होता है। और Mn2 की जब बात करोगे तो 4s2 हट गया बाहर, 2 electrons are removed, 1 from 4s and 1 from the 3d orbital resulting in the electronic configuration of 3d5। ये इस तरीके का बनता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज 5 unpaired electrons। Mn2 plus has 5 unpaired, that is good, but when that ligand water approaches, what happens? Does some sort of pairing happens? So let's see,
Paramagnetism arises due to the presence of unpaired electrons. These unpaired electrons create a net magnetic moment that causes the complex to be attracted by magnetic field. Well, because the presence of unpaired electron. So yes, और ये जो है ना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मैंने नहीं बताया था इस कॉन्सेप्ट को, बट थिंग इज दैट इफ यू आर नॉट सो इनटू इट, ये कभी पूछेगा नहीं। प्राइमा फेसिया तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के बता सकते हो कि हाँ भाई इसके पास है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कलर, फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कलर डीडी ट्रांजिशन। कलरलेस है तो क्लू देखना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर D10 होगा। मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना जरूर D3, D4, D7, D8 इस टाइप का होता है। तो जब तुम चीज़ों को उस लेवल से देखते हो तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। यूनिट 1 कंप्लीटली कवर्ड है, सारे लगभग क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए इसमें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, कीप स्टडिंग, थैंक यू।